जो मुझे चाहिए सबसे पहले उसे एक बच्चे की तरह लिख लें, यानी कि आप अपने ड्रीमर पार्ट को जागृत करें। आज मैनिफेस्टेशन करना है या एनएलपी करना है, एज एन एक्सपर्ट उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगी? कि जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का प्रयोग करें। ब्रेन के एक पार्ट, उनको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं, और RAS को पहली बार प्रोग्राम करने के लिए जैसे जैसे आप इसमें खोना शुरू कर देंगे तो आपके 86 बिलियन न्यूरॉन को या उस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पहली बार अपने बिलीफ को बदलने का मौका मिलेगा। फेलियर से भी ज्यादा सक्सेस का डर है। एक बार लेमैन के लिए, आम इंसान के लिए एनएलपी एग्जैक्टली क्या है? जो हमारा पास्ट है वही तो हमारी रियलिटी बन रही है ना। ये एनएलपी है कि कैसे इस आदमी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। प्रेजेंट से पहले पास्ट पे जाना है। बचपन के कौन से धागे जुड़े रह गए? आप उस जगह पर अपने ही सबकॉन्शियस में नहीं है जहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिच आदमी को रखा हुआ है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग वेल्थ, रिलेशनशिप्स, अच्छी लाइफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, जिंदगी भर वेट ही करते रहते हैं, एक ही जगह अटके रहते हैं? आंसर बहुत सिंपल है, माइंड की प्रोग्रामिंग, कि किसका माइंड कैसे प्रोग्राम्ड है। आज हम सीखने वाले हैं उसी माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में। एनएलपी वो सिस्टम जो सिखाता है कि कैसे अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को रिवायर करना है। और मेरे साथ है हमारे आज के गेस्ट राम वर्मा सर, जो पिछले 20 साल से एनएलपी के थ्रू लोगों के दिमाग के कोड्स को बदल रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी उन चीजों की जो आंखों से नहीं दिखती, कैसे आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को कंट्रोल करता है, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स को समझकर अपनी लाइफ के रिजल्ट्स को बदल सकते हो। उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि कैसे सबकॉन्शियस को ट्रेन करके आप किसी भी ड्रीम को, चाहे वो फाइनेंशियल ड्रीम हो या इमोशनल ड्रीम हो, उसको अट्रैक्ट करके आप रियलिटी में बदल सकते हो। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, टाइमलाइन एक्सरसाइज, RAS एक्टिवेशन, ये सब उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया। एक्सरसाइजेस को तो लाइव करके दिखाया। मैं इतने पॉडकास्ट करता हूं लेकिन हर पॉडकास्ट में ये नहीं बोलता जो बोलने वाला। इस एक पॉडकास्ट में आपको कई बुक्स, कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की नॉलेज एक पावरफुल कैप्सूल में मिलेगी। और पॉडकास्ट एंड होने पे ना आप ये फील करोगे कि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं था, आपके लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस था। नोटपैड जरूर रखना, पेन जरूर रखना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगी। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करनी है तो एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को दिल से सुनना। एनएलपी का जब भी जिक्र आता है तो आपका नाम आता ही आता है। एक बार लेमैन के लिए, आम इंसान के लिए एनएलपी एग्जैक्टली क्या है? एनएलपी सिंपली ये समझिए कि आप एक गाड़ी लेके आते हैं, आप एक कंप्यूटर लेके आते हैं, आप एक नई मशीन लेकर आते हैं, तो साथ में उसको तभी तो यूज कर सकते हैं ना जब आपके पास उसको कैसे चलाया जाए इसकी पूरी जानकारी का एक मैनुअल हो। वो जो मैनुअल है वो बेसिकली एनएलपी है। एनएलपी बेसिकली ये आपको सिखाती है कि आप कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दुनिया की बातों को रिसीव करने के बाद कैसे डिलीट, डिस्टोर्ट करके उन बातों को आप एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक मेमोरी बना लेते हैं, यादें, स्मृति या सबकॉन्शियस की इम्प्रिंट या स्टोरिंग कर लेते हैं। अब वो स्टोरिंग हो सकता है कि आपके मतलब की ना हो, वह आपको रोक रही हो, क्योंकि जो हमारा पास्ट है वही तो हमारी रियलिटी बन रही है ना। जब तक कि हमें ये नहीं पता चलता कि ये पास्ट बदला जा सकता था, हम उसी को जी लेते हैं। तो एनएलपी बेसिकली हमारे लिए एक दर्पण है, एक आईना है कि ये नहीं, ये भी है, और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एनएलपी देती है। वह सिर्फ एक तरह से सत्संग नहीं देती कि आपको अच्छा बनना चाहिए, कि भाई आप अगर आप लत हो गई शराब पीने की तो शराब छोड़ देनी चाहिए, वही नहीं सिखाएगी। या किसी के पास पुराना रंजिश पड़ी है, कोई किसी के पास चाइल्डहुड एब्यूज़ पड़ी है, तो हम ये नहीं कहते कि नहीं इसको हटाओ, हम कहते हैं कि हम बताइए भी मत, हम अभी इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली जो आपके परसेप्शन पड़े हैं, अगर आप ये मानते हैं कि ये आपके लिए काम की चीज़ नहीं है, चाहे वो पैसे के हैं, रिश्तों के हैं, दुनिया के हैं, जो आपकी पर्सनालिटी के अपने बारे में जो परसेप्शन पड़े हैं, अगर आप ये मानते हैं कि ये आपके काम नहीं आ रहे हैं तो आप इनको बदल लो। और बदलने का जो पूरी प्रोसेस है एक लेमैन लैंग्वेज में, मेरी वो एनएलपी है। तो मेरी एनएलपी वो नहीं है जो बाकी लोगों की है। मेरी एनएलपी है कि कैसे इस आदमी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। क्या इफेक्ट है, मतलब क्यों करना है? पास्ट की मेरे अगर कोई परसेप्शंस बने हैं, पास्ट के कोई मेरे अंदर अगर चीज़ें, मेरी आइडेंटिटी बनी है पास्ट की चीज़ों से, क्यों मुझे उनको ठीक करना है? चाहे एनएलपी की सपोर्ट से हो या किसी भी टेक्निक की वजह से हो, क्या नुकसान कर रहे हैं वो मेरा? किस तरह के नुकसान कर रहे हैं? नुकसान ऐसे कर रहे हैं कि आज मैं अपने प्रेजेंट में खड़ा हूँ, ये मोमेंट है। इस प्रेजेंट में मेरे लिए एक फ्यूचर मेरे सामने है
फ्यूचर हो सकता है कि मैं एक सेलिब्रेशन के साथ लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास ये सेहत होनी चाहिए, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पर क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो उसे किसने रोका है? तो मेरे पास्ट के परसेप्शन जो मुझे दिए गए हैं कि तुम कौन हो, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे बस की क्या बात है। जो मेरे परसेप्शन मुझे दिए गए, मैं तो उस आइडेंटिटी को लेकर जी रहा हूँ, मैं तो उस पहचान को लेकर जी रहा हूँ। लेकिन ये पहचान जरूरी नहीं है कि मेरे जो सेलिब्रेशन मुझे चाहिए लाइफ के, जो पैसा मुझे चाहिए उसके लिए वो तय करे। अगर सोचने की बात है, अगर मैं एक इसे साधारण भाषा में कहूँ तो वो ये है कि मान लेते हैं मैं 1000 किलो का वेट उठाना चाहता हूँ, ये मेरा एक गोल है, ठीक है ना, और मेरा वेट ही अब 30 kg है, तो आप मुझे कितना भी बाहर की बातें कर लें, जब तक कि मेरा वेट नहीं बढ़ेगा तो मैं उस 1000 किलोग्राम को उठाने के वायदे तो करता रहूँगा, लेकिन कल पर टालता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये अगर मैंने उठा भी लिया 1-2 पल के लिए तो ये ज़िंदगी भर ख़राब कर देगा। तो अगर मुझे, मेरा गोल ये है कि मुझे ये 1000 किलोग्राम उठाना है, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है, मेरे अपनी वर्थ के लिए ज़रूरी है, तो मुझे भी तो 500 किलोग्राम का होना पड़ेगा। जो 500 किलोग्राम का आपको होना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। मान लेते हैं कल के पास के मेरे पास फियर पड़े हैं, फोबियाज पड़े हैं, एक डिस्टोर्टेड आइडेंटिटी पड़ी है, ठीक है ना, जो मेरे बिलीफ हैं वो इतने कमज़ोर हैं, मेरे पास सारी वो इमेजेस पड़ी हैं पास्ट की जिसमें ये कहा गया है कि तुम क्लर्क भी नहीं बन सकते, मेरी आवाज़ें पड़ी है टीचर की, तुमसे मैथमेटिक्स कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कहीं पुराने इम्प्रिंट मेरे पास पड़े हैं तो यही तो मेरे वजन को घटा रहे हैं उस 1000 किलोग्राम को उठाने के लिए। तो मुझे उनको बदलना होगा। अगर आप उन्हें नहीं बदलेंगे तो आप भूत को ही तो जी रहे हैं, काल के भूत के ही तो आप कंट्रोल में हैं, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। तो वर्तमान को तो आप जिएंगे ही नहीं, इसलिए आपको बदलना होगा उसको अपने गोल्स के लिए। जो आपने डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी की बात करी है, मैं इसको नोट कर रहा हूँ सो दैट मैं बाद में इसको पकड़ पाऊँ। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हमारी डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी होती है, बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी कि 1000 किलो का वेट उठाना है और खुद अगर मैं 30 पे हूँ तो मैं इंटरनली रेडी नहीं हूँ, तो मैं एक्सटर्नली उन चीज़ों को कैसे अचीव करूँगा। इस सब चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट की तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सो दैट हम स्टेप बाय स्टेप समझ पाएँ, आपकी एक्सपर्टीज़ का लोग बेनिफिट ले पाएँ। मान लीजिए कोई लड़का है विशाल, 24 साल का है, और वो चाहता है कि वो अपने सपने पूरे करे, परिवार के सपने पूरे करे, वो वेल्थ क्रिएट करनी चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है, राइट, समाज के भी काम आना चाहता है, लेकिन घर में हमेशा तंगी रही है और आज फाइनेंशियली उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बट वो रेडी है अपने माइंडसेट को बदलने के लिए। मैनिफेस्टेशन करना है या NLP करना है, टेक्निक करना है, एज एन एक्सपर्ट उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगी सो दैट वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ के फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाए, अपने परिवार की ज़िंदगी बदल पाए, अपने और अपने परिवार के लिए सपने जी पाए। सबसे पहला काम है कि आप अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करें। जब आप ड्रीम को लिखते हैं तो मैं एक वर्ड दे रहा हूँ कि आप पहली बार अपने ब्रेन के एक पार्ट को, जो ब्रेन स्टेम के पास होता है, हमारी स्पेशलाइज्ड ब्रेन सेल्स होती हैं, उनको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। और RAS को पहली बार प्रोग्राम करने के लिए आपको उसे बताना चाहिए होगा कि आप चाहते क्या हैं। यानी कि आप पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आप स्पेशलाइज्ड सारा कुछ लिखें, आप एक बार दिल खोलकर लिखना शुरू करें, भले ही उसमें कोई वाइल्ड ड्रीम्स हों, वो पूरे होंगे या नहीं होंगे यह काम आपका नहीं है। आज आप सिर्फ ड्रीमर बन जाएं। कई बार आपका मन करेगा कि मैं परी की तरह उड़ रहा हूँ, लिख दो इसको, हो सकता है कि एक दिन आपका जेट ही आ जाए, ठीक है ना। कहने का मतलब है पहला काम है कि आप इस ड्रीम को लिखते हुए कभी भी ये मत सोचे कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, करेगा तो कौन करेगा, और ये भी ना सोचे कि मुझे ये बताया गया है कि तुम इससे परे नहीं जा सकते, ये तुम्हारी एजुकेशन है, ये तुम्हारे पिताजी की हालत थी, ये तुम्हारा खानदान था, ये तुम्हारा पास्ट है। उन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से भूल जाओ। ये मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। तो पहला काम है कि आप लिखना शुरू करें। मैं आज बता रहा हूँ कि जब मैं अपना काम शुरू कर रहा था तो मैंने सचमुच में लिखा था एक बार गोल्स को, और लिखना शुरू किया था। उसमें कई गोल अभी नहीं पूरे हुए, लेकिन मैं उन गोल से परे पहुंच चुका हूं, अब मैं उन्हें पूरे नहीं करना चाहता हूं। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी, ठीक है ना। तो ये है ना कि व्हेन यू, उसमें से कुछ गोल्स पूरे हो गए और कुछ गोल्स को आप आउटग्रो कर गए, दिस इज द ब्यूटी। यानी कि मैं उनके लिए अब तंग नहीं हो रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि वो मेरा अब लस्ट नहीं रहा कि ये गोल भी पूरा होना चाहिए था। तो पहला काम है कि आप अपने अंदर के क्रिटिक को बंद कर दें,
आपके अंदर के क्रिटिक कौन पड़े हैं? फादर की आवाज़ हो सकती है, पिताजी की आवाज़, माताजी की आवाज़ हो सकती है, नाना चाचा ताऊ मामा की हो सकती है, आपके टीचर की हो सकती है और सोसाइटी की हो सकती है, दोस्तों की हो सकती दोस्तों की हो सकती है और कई बार खुद की भी हो सकती है। आई कांट डू इट, दिस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ द सेल्फ वर्थ। तो पहला काम ये कर लें कि मेरे कहने से आप, और उन गोल्स को किसी को ना दिखाएं, कई बार उन्हें एब्रीविएट कर दें आप कि कोई और भी ना पढ़े, ठीक है ना। और उन्हें अब दूसरा काम करने के लिए अब यहाँ पर आपको तैयार होना पड़ेगा। दूसरे काम को जो भी आप करने जा रहे हैं कि एक इमीडिएटली आप एक्शन लेंगे, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्शन वो आदमी लेगा जो बंधा हुआ नहीं है। अगर मैं पुराने ही बिलीफ से बंधा हुआ हूँ तो मैं हमेशा बचकर खेलूंगा, ड्रीमर की तरह नहीं खेलूंगा। तो पहला काम ये है। दूसरा काम है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि वो जो 30 किलो का आदमी है उसे बड़ा करना है, यानी कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना होगा। और यहाँ पर मैं उन टेक्निक्स को अपने व्यूअर्स को शेयर कर सकता हूँ जो 1 मिनट में वो पूरा कर सकते हैं, और लंबी चौड़ी NLP उन्हें करने की जरूरत नहीं है, जो मुझे करनी पड़ी उस जर्नी में। पहला काम आप ये करें कि जो आपकी सेल्फ इमेज है उसे आप बड़ा करें। कई बार मैं, हिमेश भाई, कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार थिंक ऑफ द रिच पर्सन whom you think, जिसको तुम मानते हो कि ये रिच है, वो देश का हो सकता है, आपकी कॉलोनी का, आपके जिसका भी आपको बिलीफ है कि हाँ ये रिच है, वो कहता है हाँ याद आ गया, दिखाई दे रहा है, हाँ चेहरा वेरा सब जानते हो, हाँ पहचानते हो अंदर भी, हाँ जी पहचानना हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा इसकी क्वालिटी बताओ, वो कहता है कि चमक, चेहरा का चमक ये है, सूट इस कलर का है, ऐसे चल रहा है, पिक्चर ये कहाँ है, बिल्कुल सामने है, कैसे बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है। फिर मैं कहता हूँ चलो इस पिक्चर को हटा दो, नाउ थिंक ऑफ योर सेल्फ इन योर मेंटल स्क्रीन। ये इमेज आ रही है या नहीं आ रही है? आप यकीन नहीं करेंगे कि 90% लोग कहते हैं इट्स नॉट कंसिस्टेंट, इट इज़ नॉट कमिंग। और कई बार आती भी है कुछ लोगों की, तो मैं कहता हूँ ये इमेज और पहले आदमी की इमेज में कोई फ़र्क है क्या? वो कहता है हाँ सर, साइज़ का फ़र्क है, कलर का फ़र्क है, इवन जगह का फ़र्क है। इससे हम NLP में सब मॉडलिटी कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसका मतलब है कि तुम अपने ही सबकॉन्शियस में उस जगह पर नहीं हो जहाँ पर रिच लोग रहते हैं। मैं एक बार के लिए समझना चाह रहा हूँ, अगर हम सही पहुंचे यहाँ तक, कि इमेज याद करने की कोशिश करी हमने, एक जिसको हम अमीर समझते हैं, राइट, से मेरे माइंड में कोई आ गया एंड मैं भी साथ साथ कोशिश कर रहा था। तो जनरली क्या होगा कि जिसको हम अमीर समझ रहे हैं, जिसके बारे में हम याद कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, HD में नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट भी नजर आ रही है, उसकी गाड़ी की चमक भी नजर आ रही है। एग्जैक्टली। और द मोमेंट हमने अपने बारे में सोचा तो वो कहीं ना कहीं HD से हम SD पे आ गए। यही कह रहे हो आप? यही होता होगा 90% बिल्कुल यही हो गया। ओके, इसका मतलब सेल्फ वर्थ हमारी हमने कम रखी हुई है। नहीं, कम नहीं, यानी कि आप उस जगह पर अपने ही सबकॉन्शियस में नहीं है जहां पर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिच आदमी को रखा हुआ है। ओके, गुड माय पॉइंट। सो पहला काम आपको NLP के थ्रू ये करना है कि आज चुपचाप बैठकर, किसी को बगैर बताए, मुझे अपना साथी मानकर, अपना फैमिली मेंबर मानकर, मेरे कहने से आप एक काम करें। मैं ये कहता हूँ कि इमेजिन करिए कि ऐसे कुछ लोग आपके इमेज में आ गए होंगे कि टाटा, जयवाड़, बिरला, जो भी है। अब इमेजिन करना शुरू करें कि आज चुपचाप बैठकर, कंधे सीधे करके, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, और उस समय आप हिलेंगे नहीं, करीब 7 से 10-12 मिनट के लिए पूरी तरह शांत हो जाएं, ताकि आपकी बॉडी स्टिल हो जाए और आपकी एंग्जाइटी कुछ भी ना हो। और अब आप इमेजिन करने कि इन लोगों के बीच में आपके पास एक नोब है या फोटोशॉप है या कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और इमेजिन करें कि इनके बीच में एक जगह क्रिएट कर लिया आपने, और वहाँ पर अपनी इमेज को देखें और इसे फिक्स कर दें, और ऐसा कुछ करें कि मानो इस परसेप्शन में ये इमेज पूरी तरह से आपके सामने है। अब धीरे धीरे इसको एनिमेट करना शुरू करें। हाउ दैट इमेज इज टॉकिंग टू दिस पर्सन, हाउ दैट पर्सन इज रेस्पॉन्डिंग, कैसे वो बात करेंगे उनके साथ, कैसे वो पार्टी करेंगे, कैसे उन रिवार्ड्स को जिएंगे। जैसे जैसे आप इसमें खोना शुरू कर देंगे तो आपके 86 बिलियन न्यूरॉन को या उस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पहली बार अपने बिलीफ को बदलने का मौका मिलेगा कि दिस पर्सन इज दिस वन नाउ। यानी कि आप इंटरनल वर्ल्ड में अपनी इमेज को बड़ा करना शुरू करें। सेल्फ वर्थ ही नहीं होगी तो फिर बाहर वर्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सारी पूरा का पूरा जो आपका वर्ल्ड है वो बेसिकली इंटरनल वर्ल्ड का ही प्रतिनिधित्व करता है बाहर की दुनिया में। तो आप अपने पहला काम करना शुरू करें उन ड्रीम्स को लिखने के बाद कि बेसिकली मैं इस दुनिया को बिलोंग करता हूँ। यू रीच वेयर यू बिलोंग टू, आप वहीं पहुँचते हैं जहाँ से आप इंटरनल वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं।
तो हमने अपने माइंड में उस दुनिया में खुद को बिलोंग करवाया है जिस दुनिया में हम जाना चाहते हैं। हाँ। जो वर्थ हमारी क्रिएट करना चाहते हाँ। हैं, जो वर्थ हमारी होनी चाहिए उन ड्रीम्स के लिए जो हम पूरा करना चाहते यस, हैं। इसमें इस टेक्निक के अलावा भी एक और टेक्निक है जरूर जो मैं बताओ ना। यूजुअली मैं करता हूँ। हाँ, हाँ। और इसमें फिर अलग भी है कि जिसमें आदमी को एकदम से एक्शन लेने का मौका मिलता है। वो थोड़ा सा बाद में आएगी, क्योंकि वो हमने जर्नी, आपने मुझे जर्नी पर चढ़ा दिया है। जी, तो जो जी, मैं जी। किया करता हूँ या करवाता हूँ, बिल्कुल वही चल रहा है। तो कई बार हम इमेजिन करते हैं कि आप एक होम थिएटर में बैठे हुए हैं, या आपका अपना होम थिएटर है और एक आप बढ़िया सीट पर बैठे हुए हैं, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, और अब आप इमेजिन करें 3-4 सीन बनाएं कि सबसे पहले एक ये जर्नी है एक इंसान की, जो आप ही हैं, दादर यू। वहाँ पर आप अपने आप को एक बढ़िया पोजीशन में देखें, चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, और इमीडिएटली आपकी फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए, ऐसी पिक्चर लाएं। तो उसके लिए बढ़िया सा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल सकते हैं, हो जाएगी बल्ले बल्ले या कोई भी आपका म्यूजिक। अब दूसरा पिक्चर बनाएं, दूसरे फ्रेम में जाएं, दैट यू आर अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्ट। आप वहाँ पर उन चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, करेंगे नहीं, वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं देखेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ सर्टेनिटी आ जाएगी। लॉ ऑफ सर्टेनिटी हमारा मैनिफेस्टेशन का एक वर्ड है। यानी कि वहाँ पर इमेजिन करेंगे कि आप इस पहले सीन में या सेकंड सीन में उन चीज़ों को अचीव कर रहे हैं जो तुम चाहते हो। यू वांट टू मेक मनी, यू आर मेकिंग इट। यू वांट टू इम्पैक्ट द पीपल्स लाइफ, आप लोगों के जीवन को प्रभावित करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं। मुझे तो कंधे पकड़कर मेरे मेंटोर ने कहा था कि कंधे सीधे करो, छोड़ दो उस राम वर्मा को जो गांव से आया है। इमेजिन करो कि आपके सामने वो सब लोग बैठे हैं जिनसे तुम्हें डर लग रहा है। वो सब बैठे हैं जो तुम बनना चाहते हो, वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं सीखने के लिए। ठीक है ना। और अब आप उस जर्नी को जियो यहाँ पर। और जैसे ही मैंने उस जर्नी को जीना शुरू किया, उन्होंने कहा एक ही वर्ड था, मेक द पिक्चर्स ब्राइटर बिगर बोल्डर। मेक द पिक्चर्स ब्राइटर बिगर बोल्डर, बोल्डर। यानी कि पिक्चर्स को इनको बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि नाउ रीड योर हार्ट। तो जैसे ही हार्ट के ऊपर रीडिंग आ रही है, यस, तो ये अब अगले सीन में आ जाओ। अगला सीन है एंजॉय द रिवार्ड। एंजॉय द रिवार्ड। ये रिवार्ड बाद में नहीं करने कि जब पैसा आएगा तो मैं उन रिवार्ड्स को जीऊंगा। और वो रिवार्ड इमोशनल करो, और वो रिवार्ड ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल के पास हो। वो रिवार्ड हो सकता है कि कार चलाने से उतना मजा ना आए, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपने ग्रो कर ली है इस टाइम। हो सकता है कि वो रिवार्ड आए कि आप हजारों लोगों को किताबें दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, उनकी लाइफ बदल रहे हैं। आप कुछ लोगों के लिए वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं। ठीक है ना। रिवार्ड हो सकता है कि आप अपने, भले ही वो स्वर्ग में हैं, अपने एंसेस्टर को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर आवर जनरेशन। आप ये भी देख सकते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन ये कह रही है, यस दिस इज द पर्सन जिसके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या कोई स्पेशल पर्सन है जिसकी चेहरे पर आप खुशी देखना चाहते हो। एंड यू वोंट बिलीव, उस समय कई बार लोगों को मैंने रोते हुए देखा, एक आंख से टप टप, कभी दोनों से। यानी कि वह जो इमोशनल थ्रेशोल्ड है, यह आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बेसिकली प्रोग्राम करता है, आपकी ब्रेन सेल्स को जो स्टेम सेल पर होती हैं। यह जितना गहराई के साथ देखोगे, अब जैसे ही आपकी ये पिक्चर बन गई, इसे 5-7 बार देखो। ये एनएलपी है। और अब आप ये इमेजिन करो कि यहाँ से उठकर आप जा रहे हैं, और वो जो पर्दा है उस पहले सीन के साथ आप मर्ज हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं। और अब आप इन 2-3-4 सीन्स को, जो भी रिवार्ड है, रिवार्ड में तो अभी मैं और लंबा बोल सकता हूँ कि आप पार्टी कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ, आप साइन कर रहे हैं बड़ी डील्स, आप अपने दिल की बात कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस दुनिया में। ठीक है ना। आप कोई स्पेशल किताब पढ़ रहे हैं बैठ के गंगा जी के किनारे। यानी कि यू आर लिविंग योर लाइफ वेयर यू फील यस दिस इज माई मोमेंट। और अब आप उसके साथ मर्ज करके इस मूवी को कम से कम 50 से 70 बार देखो। यानी कि देखते रहो, और इसको 2 या 3 बार देख लो, यानी कि ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। पहली बार आप देखेंगे कि आप अपने आप को वर्दी मानने लगे हैं। यानी कि आपकी वर्थ इंटरनल वर्ल्ड में उस आदमी से अलग हो गई जो अभी तक आपके पास चल कर आया था पास्ट से। ये दूसरा, या जो भी नेक्स्ट मोमेंट होगा। राइट, ग्रेट। सो हमने ड्रीम्स की लिस्ट बनाई और अपनी सेल्फ वर्थ को उठाने के लिए हमने लॉ ऑफ सर्टेनिटी यूज किया। हमने उस इमेजेस को देखना शुरू किया, बिगर बोल्डर बेटर करके ब्रॉडर करके देखा। हमने एंजॉय किया रिवॉर्ड्स को। राइट, कुछ कह रहे थे। और वो जो इसमें 2 टेक्निक मैंने बता दी, वो कोई सी भी अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों भी। राइट, एक होम थिएटर वाली हो गई, यस, और एक पिक्चर्स के बीच में अपने आप को देखना, खुद को एनिमेट किया, खुद को लेके आए। यहाँ से वो सेल्फ वर्थ क्रिएट हो जाएगी। अब सेल्फ वर्थ के बाद जो सबसे बड़ा काम है, हाँ जी,
और वो सबसे बड़ा है हाँ। और इसको कोई नहीं करता है, और वो है डिलीटिंग और डिसएम्पावरिंग योर पास्ट। पहला रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी है और ये मनी का भी है और ये इवन वेलनेस का भी है। वो है कि जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का प्रयोग करें। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। हाँ, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का मीनिंग ये है हिमेश जी कि ये रूल ऑफ फिजिक्स है कि एक जगह पर एक समय पर एक ही वस्तु रह सकती है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो कोई यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, पर इस जगह पर मैं हूँ जब तक, तो मुझे उठना पड़ेगा तब यूँ कोई आएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आप अपनी लाइफ में वेल्थ लाना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी जो इनके एंटीडोट है वो पहले से ही वहाँ पड़े हैं। इसको एक्सप्लेन करना कैसे एंटीडोट। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके पास सेल्फ रंजिश पड़ी हो, जिसमें आप एक ऐसा पैटर्न आपका पड़ा हो जिसे हम सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो 90% बिजनेसमैन के पास मिलेगा कि आप मेहनत करके ऊपर जाते हैं और ऐसी कोई गलती कर देते हैं और आपको लगता है ये गलती पता नहीं मेरी लाइफ में लिखी थी या ये किस्मत की बात है, कि फिर आप जीरो हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं और जैसे ही पीक के आसपास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया और फिर आप ऐसे ही चलते रहते हैं। याद रखिएगा, इस सिसिफस कॉम्प्लेक्स है हमारी लाइफ का कि यू आर लविंग टू गेट एंगेज इन द वर्क, कि आप अपने आप को कि हमेशा काम में ही बिजी रखने के लिए बने हुए हैं और आपके माइंड का ये पैटर्न है। क्यों बनता है ये पैटर्न? ये पैटर्न इसलिए बनता है कि कई बार जिन लोगों को सक्सेस का डर होता है, वो जो डर है उसे खाली करना है। याद रखिएगा, फेल्योर से भी ज़्यादा सक्सेस का डर है कि अगर मैं सफल हो गया तो मुझे ये अपने पास के फ्रेंड छोड़ने पड़ेंगे, मुझे उन बिलीफ को कैसे हैंडल करूँ जो पिताजी ने दे रखे तुमसे कुछ नहीं होगा। तो इंटरनल वर्ल्ड में जो हमारी आवाज़ें हैं, इंटरनल वर्ल्ड में जो मेरी पिक्चर चल रही गांव की, जहाँ पर मेरे लिए एक्सेलेंस का मतलब सिर्फ ये था कि एक साइकिल जिसके पास आ गई, गोट माई पॉइंट, जिसको ये बताया गया था तू ज्यादा मत सोच कारवार की, जिसने अपने बड़े भाई को ये कहा एक दिन मैं भी पेरिस में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा पता नहीं, तो बड़े भाई ने कहा मुझे तो पता है तू नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो पुरानी बातें आपने परसीव की हुई यहाँ पर, पहले उनको तो खाली करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास्ट में आपकी सेल्फ वर्थ को मारने के लिए कोई बेकार की अब्यूज पड़ी है जहाँ से आपकी वर्थ खत्म हो गई है, तो उसको खाली करना होगा। तो उसको खाली करने के लिए एनएलपी सबसे बड़ा काम करती है। कर रहा हूँ, खाली करने से पहले ये समझना कि मेरी वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये वाले बिलीफ्स या ये वाले रीज़न या ये वाले कारण या ये इंसान की आवाज़ मुझे रोक रही है। कॉन्शियसली कई बार हमें पता नहीं होता। स्पेसिफिकली मैं ऐसे एक इंसान को जानता हूँ और इसलिए मैं एकदम रिलेट कर पाया। जो आपने कहा इतना वो फैक्चुअल है कि उनकी पूरी लाइफ ऐसे ही बीती है और वो अपने काम में पीक पे जाते हैं, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, सुपर एम्बिशियस पर्सन, एंड देन नीचे गिरते हैं। फिर वो पीक पे जाते हैं, फिर गिरते हैं, और मतलब मोर देन 20 टाइम्स मैंने देखा है। बट वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि क्या एक्चुअल रीजंस हैं पास्ट के जो रोक रहे हैं? कभी भी आप एक काम करिएगा, हमारे माइंड के साथ एक खास बात ये होती है कि जो भी हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब दे देता है, आज नहीं तो कल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी पार्टी में गए और आपने देखा यार ये तो मेरे साथ ही बस 7th क्लास में साथ पढ़ता था, आपने हक किया, उसने भी बात करी, लेकिन सब कुछ याद आ गया, लेकिन एक चीज़ भूल गया, उसका नाम क्या था। फिर आप घर सोचते हो यार उसका नाम क्या था, वहाँ तो नहीं बात करी। पता है फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद अचानक आप शेविंग कर रहे हैं और नाम याद आ गया। याद रखिएगा, हमारा माइंड इमीडिएटली उसी काम को ढूंढना शुरू कर देता है, उन आवाज़ों को, उस सिचुएशन को, और वो आपको दे देता है। जब भी आप ऐसे पैटर्न को ढूंढना चाहते हैं, यू रिलाई कि आपके पास एक सबकॉन्शियस है और आपके सवाल का जवाब देगा। सवाल पूछने का तरीका मैं बता देता हूँ। अभी करवाने के लिए, अगर हमारे दर्शक अभी करना चाहें तो अभी मैं करवा देता हूँ। आप कंधे सीधे करके बैठे और इमेजिन करें कि आपके सामने एक स्क्रीन है जहाँ पर आप अपनी पिछली कुछ लाइफ को देख रहे हैं, और वो लाइफ जब से आपकी यादें हैं। आप 5वीं क्लास में कहाँ पढ़ते थे, क्या गलती करते थे, कि वहाँ सबसे अच्छे दोस्त से लड़ाई करते थे बार, ओके, और बड़े हुए तो क्या गलती करते थे, आप रिएक्ट कैसे करते थे, पिताजी के साथ आपका बिहेवियर क्या था, ठीक है ना। फिर और आगे बढ़िए, आपके जो रिलेशनशिप हुए हैं टीनेज में वो किस तरह से चले हैं, टूटे हैं, आपके पैटर्न्स क्या थे, आप बीमार कैसे पड़ते थे, आप बहाने कब बनाते थे। और आगे बढ़िए, जब आप जॉब की तैयारी कर रहे थे किस तरह से आपने अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है, वहाँ पर आप नया डिसीजन ले सकते थे और आपके पास सारे रिसोर्स थे या ऑप्शन थी, पर आपने नहीं लिए। क्यों नहीं लिए?
कौन से ऐसे पैटर्न हैं जिनको आप रिपीट करते हैं और ये जानते हैं कि ठीक नहीं है? कितने ऐसे पैटर्न हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं? कितने ऐसे पैटर्न हैं जो बहुत अवॉइडेबल हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं? कितने ऐसे पैटर्न हैं जिनको आप रिपीट करते जा रहे हैं? सिर्फ आप दूर से देखें। याद रखिएगा, वी आर वाइज फॉर अदर्स, वी आर नेवर वाइज फॉर आवर सेल्व्स। कई बार हमें जुकाम होता है, हम दूसरों को दवाई बताते हैं। तो जब भी आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है तो हमेशा अदर यू बन जाएं, नहीं तो कभी नहीं आपको पता चलेगा। ठीक है ना? और जैसे ही आपको पहली बार आपको अपने आप को देखने का मौका मिलेगा फ्रॉम ए डिसएसोसिएटेड स्टेट कहते हैं हम इसको, डिसएसोसिएटेड स्टेट, यानी कि अलगाव की मनोदशा। यानी कि मैंने उस आदमी को अलग कर लिया, तभी तो मैं ऑब्जर्वर बनूंगा ना। और आप कुछ ना करें, एक बार फिर देखें बस अगले 15-20 सेकंड में और सो जाएं। एंड सडनली योर माइंड विल गाइड यू। इवन आपको सारा पता चल जाएगा। जस्ट बिलीव मी, करके देख लो। अगर नहीं करेंगे तो ये कॉन्शियस डिस्कशन हो जाएगा। ये नहीं कि मैं आपको डीप पैटर्न में लेके जा रहा हूँ। आप सिर्फ अपने पास्ट को देख लें, वहाँ पर यह भी पता चल जाएगा कि किन चीज़ों पर आपको रिवार्ड मिला है, एप्रिशिएशन मिली या सिग्निफिकेंस मिली। आपने किसी को थप्पड़ मारा तब आपको अच्छा लगा है, या किसी की आपने हेल्प करी तब अच्छा लगा है। ये भी पता चल जाएगा कि क्या आप फॉल्स पावर को एंजॉय कर रहे थे या रियल ट्रांसफॉर्मेशन को। और ये वो मोमेंट होगा जो मैं सबसे कहता हूँ कि यहाँ से पहला बदलाव आएगा। उनमें से जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हें मैं फिर बदलना सिखा दूंगा। बड़ा सिंपल। तो ये है पास्ट को देखना, और उसे डिसोसिएटेड वे में देखें, बगैर किसी उसके। कई बार ऐसा लगेगा यार ये उसने क्या किया, नहीं, आप सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर देखिएगा। आपकी कोई फीलिंग नहीं है, जजमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। जजमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ये काम कर लो। इससे हमने ये समझ लिया, जब आप बता रहे थे लॉ ऑफ एम्प्टीनेस एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक जगह एक ही चीज़ रह सकती है, तो हमें पास्ट की चीज़ को अगर पड़ी हुई है तो फ्यूचर की चीज़ कैसे बिल्ड करेंगे। तो वहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे पास्ट की चीज़ हमें देखनी है। Right? अभी उनको हटाना नहीं सिखाया मैंने। यस, इसीलिए लेकिन देखना सिखा दिया। देखना हमने सीख लिया। जी, अब हटाना है। हटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल सी बात यह है कि एक है कॉन्शियस तरीका, यानी कि, और दूसरा तरीका यह है कि वो इमोशनल है, यानी कि इमोशनल का मतलब है कि वो सबकॉन्शियस का है। ठीक है ना? तो जब भी आपको दूसरे वहाँ पर ये देख रहा है कि यार इस बंदे को इसलिए ये आगे ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि बचपन में किसी ने इसकी स्टॉकिंग करी है, इसके पीछे पड़ा है 7वीं क्लास में। पैटर्न उससे कोई रिलेट नहीं हो रहा, लेकिन उसे बार बार लग रहा है कि ये मेमोरी मुझे क्यों तंग कर रही है, यार ये प्रिंसिपल ने मुझे ये क्यों बोला था, यार मुझे ये रिवार्ड मिलना चाहिए था जब मैंने टॉप किया था, पर ये मेरे बगल वाले स्टूडेंट को क्यों मिला था। एंड सडनली यू विल फाइंड कि जितनी आपकी आइडेंटिटी की जो जो पहचान की जो आपकी चुनौतियां पड़ी हैं वो आपके बहुत पहले के बचपन में पड़ी हैं। तो आप पास्ट में जाकर ढूंढेंगे कि वो बच्चा अगर बड़ा हो जाए, वो बच्चा उन चीज़ों को छोड़ दे, तो आपको उस चाइल्ड को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है जिसको आप लिए घूम रहे हैं। दुनिया के लिए वी हैव एक्सपेंडेड, बट दिल में हम जानते हैं कि वहाँ पर मेरे साथ अगर ये ना होता तो मैं भी कुछ कर लेता। वह गुस्सा कई बार सोसाइटी के लिए पड़ा है, कभी पेरेंट्स के लिए पड़ा है, कभी बड़े भाई के लिए पड़ा है, कभी टीचर्स और कभी खुद के लिए पड़ा है कि आई शुड हैव डन इट। देखा जाए तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि लोगों में 2 सेंटेंस बड़े कॉमन मिलेंगे। या ही मीन्स सर आई शुड नॉट हैव डन दिस थिंग, आई विल नॉट डू इट। तो आई शुड नॉट हैव डन इट एंड नाउ आई विल नॉट डू इट। याद रखिएगा, वह पास्ट का गिल्ट और प्रेजेंट की रिग्रेट में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द गिल्ट रिडन सोसाइटी यूजुअली। तो एनीवे उसे छोड़ देते हैं। वहाँ पर मान लेते हैं, मैं अभी काउंसलिंग कर रहा था एक लेडी की मुंबई में ही। शी बिलोंग्स टू गुजरात। तो नेचुरली गुजरात के लोग हमेशा ग्रोथ की तरफ ज़्यादा देखते हैं। दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद कि वो यथास्थिति पर खुश नहीं होते, हमेशा ग्रो करना चाहते हैं। तो जब मैंने उससे बात करना चाहा, उसने कहा कि सर मैं इतने 100 करोड़ पर तो कंपनी ले आई हूँ, बट नाउ नेक्स्ट व्हाट। तो मैंने सिर्फ उससे ये कहा कि गो इन टू योर पास्ट, आप अपने पास्ट में जाइए और देखिएगा। मुझे अभी रिएक्ट ना करिएगा, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ। भले ही कल मुझे आप मेरी वर्कशॉप में फिर आए, ये 2018-19 की बात है जब मेरी ऑफलाइन प्रोग्राम चला करते थे हर वीक। तो मैंने कहा कि पास्ट में झांको एंड फाइंड, अपने माइंड से पूछे कि कौन सी एक इवेंट तुम उठाओगी जो आज इसकी रेस्पॉन्सिबल हो। वहाँ क्या नहीं होना चाहिए था या क्या होना चाहिए था। एंड डू यू नो, उसने कहा कि सर
एक बार मैं कुछ रिवार्ड लेकर आई थी और उस समय मैं घर दौड़ती हुई इसलिए आई थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक बड़ा सा हग करेंगे एंड दे मिस्ड इट। राम सर, क्या वो बच्ची आज खुश हो सकती है? मैंने कहा अगर वो खुश हो जाए तो आपका हार्ट कह रहा है कि नाउ यू कैन उससे बाहर आ सकती हो। ये तो तुम्हारी इमोशन सप्रेस हुई पड़ी है जिसका पता मुझे चल गया और 1 सेकंड में पता चल गया। और ढूंढो कुछ। उन्होंने कहा और सब हैंडलेबल है, ये हैंडल नहीं हो रही। पर ये तो मैं भूल चुकी थी, ये कहाँ से याद आई है? ये याद इसलिए आई है कि सबकॉन्शियस आपका उसी चीज़ को देता है 1 सेकंड के अंदर जिसको आप मांगना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो उसी टाइम लग जाता है। तो मैंने उसको एक एक्सरसाइज कराई जो मैं सबको कहता हूँ किया करो। तो मैंने जो कराया 1 मिनट की एक्सरसाइज है, एक एक स्टेप को समझा दूंगा जी जी। तो सभी को लोगों का फायदा होगा। मेरा तो बहुत हुआ है, ठीक है ना। मैंने तो अपने माइग्रेन को उसी ट्रॉमा से बाहर निकाला है। तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर बैठ जाओ, कंधों को सीधा करो और एक लंबा सा सांस लेके इमेजिन करो कि आपका लाइफ साइज से थोड़ा सा साइज बड़ा हो रहा है। यू आर बिकमिंग बिगर देन योर लाइफ साइज। अपने एक्चुअल साइज से आप बड़े हो रहे हो। इतना तो कर सकते हो। हाँ सर, तो सुपर ह्यूमन बन गई ऐसे ही मजाक। हाँ, तो आंखें बंद कर लो। मैंने कहा मैं तुम्हारा कंधा कई बार टच करूंगा ऐसे ही, सिर्फ आपको कि आप नींद में ना जाओ, क्योंकि ट्रांस में चला जाता है ना आदमी सो जाता है। मैंने कहा माइंडफुलनेस में करना है। पूरे के पूरी वर्कशॉप देख रही थी उन्होंने, ठीक है सर। मैंने कहा इमेजिन करो कि आपके सामने एक गिलास वॉल है और उसके परे वो बच्ची है जो उस दिन एक रिवार्ड को जीत रही है। ड्रेस की याद आ रही है? हाँ सर। फ्रॉक याद आ रहा है? यहाँ सर। हाथ कौन से हाथ में था सर? राइट में। बैग कहाँ था सर? पीछे। शूज कलर याद आ रहे हैं सर। वो जगह भी याद आ रही है यहाँ से रिवार्ड मिला था और घर तक पूरा याद आ रहा है सर। ओके। और उसके बाद आपको ये भी याद आ रहा है कि अब वो नाखुश हो गई है जबकि पेरेंट्स को पता भी नहीं है। हाँ सर। दिखाई दे रही है वो बच्ची? हाँ। तुम यहीं हो, वो गिलास वॉल के परे है। डिसोसिएटेड वे में देखना है, तुम नहीं हो वो। अब आप कंधे सीधे करो और आज आप इमेजिन करो कि आपके पास एक स्पेशल पावर है। पावर ये है कि आप विजडमफुल हो चुकी हो। आज 39 की हो चुकी हो, तो विजडम है आप, ठीक है ना, आ गई है। हाँ, अब इमेजिन करो कि इस बच्ची को तुम्हें कॉन्सल्ट करना है। इसे एक ईमेल लिखो, व्हाट्सएप लिखो या इसे कुछ बोलो जो इस तक जा रहा है, और इससे बोलो कि जो भी होता है मैं बोलूँगा, तुम उसे बोलते रहो। जहाँ पर भी तुम नहीं बोलना चाहती हो उस उंगली हटा देना, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। उससे कहो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स जो भी हमारे लिए करता है, हमारे लिए कोई ना कोई उसमें सीख होती है, ठीक है ना। उनसे कहो कि वो हो सकता है कि पेरेंट्स उस दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहे हों या उन्हें उतना भी ना पता हो कि पेरेंटिंग की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि उनके भी अपने पेन से बचपन के, वो पेरेंट का रोल जरूर कर रहे हैं, बट दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरीज, ठीक है ना। हो सकता है कि उस समय वह एक इंटरनल दशा में, मनोदशा में गुजर रहे हो। अब उसको धीरे धीरे समझाओ और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हो तो कहती रहो, मैं कंधे सीधे रखो। तो वो ऐसे बैठी रहा। उसने 1-2 बार ऐसे किया। उसने कहा, मैंने कहा उसके चेहरे को बदलो, अब वो तुम्हें सुन रही है, फील करो कि वो तुमसे मिलना चाहती है। अब गिलास वॉल को हटाओ और इमेजिन करो कि वो अब आपकी तरफ देख रही है। आप अपने साथ उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाओ, स्पेशल हग लेकर जाओ और इमेजिन यू आर द मदर ऑफ दैट गर्ल नाउ। और अब उसके पास जाकर उसे अपने सचमुच में कंधों को ऐसे करो, आलिंगन में लो और उससे सारी बातें कहो, उसके आंसुओं को पूछो और अब उसको खुश करो। उनसे कहो कि these 2 people have brought you in this world. They are the people who are working for you unconditionally. ठीक है ना। ये आप ही के लिए उस टाइम हो सकता है बिजी हों और वो चूक गए, कोई बात नहीं। अब उसको खुश होते हुए देखो। अब आप और उसे बड़ा करो और उससे कहो कि लेट मी फॉरगिव माय पेरेंट्स। फॉरगिव करवाओ उसको। कोई और इवेंट पड़ी है उसे भी फॉरगिव करवाओ। कोई और पेन है उसको भी समझाओ उसको और उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे प्रेजेंट तक लेकर आओ और प्रेजेंट में लेकर उसे दोबारा अपने साथ इंटीग्रेट करो। इसे 10-15 बार करो। कुछ और कहना हो कहो। एंड सडनली उसका चेहरा, सारी की सारी वर्कशॉप देख रही थी, कंप्लीटली बदल चुका था। उसने कहा कि राम सर, दैट गर्ल इज लिबरेटेड, द गर्ल इज। तो आपको ये नहीं पता, डिस्टोर्टेड वर्ल्ड बोला ना मैंने हिमेश जी। डिस्टोर्टेड का मतलब है कि इवेंट कुछ हुई है, डिस्टोर्ट कुछ और कर लिया और उसका रिजल्ट हमारी लाइफ में नेगेटिवली कुछ और आ रहा है। जब तक आप इसे कॉन्शियसली या लॉजिकली ढूंढेंगे तो ये हमेशा आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को ये नहीं कहते कि तुम्हें क्या करना है, हम ये कहते हैं कि वी विल गिव यू द ट्रांस, वी विल गिव यू द जोन, तुम ढूंढो, बिकॉज यू आर द राइट जज वहां पर जाकर।
और जैसे ही मैंने उस बड़ा किया उसको, मैंने कहा इस बड़े होते हुए देखो कहीं ब्रेकअप तो नहीं, उसको भी किसी को माफ़ करना हो, किसी से हंसी में करना हो, कोई गलती हुई है उसको भी, और पूरी तरह से क्लियर करके आओ। और जैसे ये टाइमलाइन एक्सरसाइज के नाम से है ये पॉपुलर, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करता है। और उसने कहा कि सर ऐसा लगा कि पीछे से पहली बार कोई धागा जो रोक रहा था मुझे वो कट गया है। फिर मैंने धीरे से उससे कहा कि अब आप अपने सामने जो गोल्स रखना चाहती हो, इमेजिन करो कि इसके बीच में एक बढ़िया रबर बैंड आ चुका है, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। परसेप्शन इज एवरीथिंग, जो भी आप परसीव कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर कोई, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हर कोई जो अपनी आइडेंटिटी आज समझ के बैठा है कि मैं ये हूँ, और जो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो अंदर के बैटल चल रहे हैं, कहीं वो अंडर कॉन्फिडेंट है, या कहीं उसको गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, या अपने पोटेंशियल को अपने ऑफिस लाइफ में, जॉब लाइफ में पूरी तरह से नहीं जी पा रहा, या फिर विशाल की बात करें, वो जितना कमाना चाह रहा है, कमाना तो चाह रहा है, लेकिन हर महीने उसको लग रहा है यार पैसे बच क्यों नहीं रहे, पैसे को लेके मैं स्ट्रेस में क्यों रहता हूँ, पैसे जुड़ क्यों नहीं रहे। तो टेक्निकली उसको प्रेजेंट से पहले पीछे जाना है, पास्ट पे जाना है, समझना है कि वो जो आज है वो क्यों है, उसके पैटर्न क्या है, उसके ट्रॉमास क्या है, बचपन के कौन से धागे जुड़े रह गए हैं। यहाँ तक मैं सही समझा हूँ? हाँ, बस यहाँ पर इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ विशाल के लिए। हाँ। जो मेरे मेंटोर ने मुझे नेहरू प्लेस में बैठाकर ठीक कराए थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम जिस मोमेंट को जी रहे हो उसे क्या कहते हैं। मैंने कहा प्रेजेंट। उन्होंने कहा प्रेजेंट की दूसरी हिंदी क्या है। मैंने कहा वर्तमान है और दूसरा गिफ्ट है। उन्होंने कहा कि कभी पढ़ा होगा कि प्रेजेंट गिफ्ट है। मैंने कहा, कहते 99% लोगों के लिए प्रेजेंट गिफ्ट नहीं है, प्रीसेंट है। प्रीसेंट का मतलब है जो पल पहले से भेजे गए हैं, जो कल आपके डर थे वही आज लिए जी रहे हो, जो कल आपकी पहचान थी वही जी रहे हो, जो कल आपके बिलीफ्स थे वही जो कल आपके पैटर्न थे वही आज हैं। तो आप प्रेजेंट को कहाँ जी रहे हो, नाउ को कहाँ जी रहे हो, प्रीसेंट को जी रहे हो। फिर मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अब आगे फ्यूचर की तरफ कैसे जाऊं। तो ये सेल्फ इमेज में ही इतना उन्होंने मुझे पढ़ाया था, NLP के डीप कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। उसने कभी पब्लिक में अपनी अपीयरेंस नहीं दी। आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ। तो उन्होंने कहा कि भविष्य को पता क्या कहते हैं। भविष्य का मीनिंग है भव ईस्ट। भव मीन्स घटित करना संस्कृत में, ईस्ट मीन्स जो डिवाइन है और जो पॉजिटिव है। जब आप अपने जीवन में फ्यूचर में उन घटनाओं को घटा लें जो आपके लिए पॉजिटिव है, वही तो आपका फ्यूचर है, बाकी तो पेन है, ठीक है ना। तो उन्होंने अगला सेंटेंस जो दिया वो ये कहा कि फिर इस प्रेजेंट को गिफ्ट कैसे बनाएं। जब मैंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अब हिंदी पर आ जाइएगा, हिंदी में इसे क्या कहते हैं। मैंने कहा वर्तमान। उन्होंने कहा ये वर्तमान नहीं, ये व्रतमान है। व्रत का मतलब है कि आज से आप एक व्रत ले लें, ये विशाल के लिए और सबके लिए जरूरी है। एक व्रत ले लें कि आप हमेशा आप अपने पास्ट को रिपेयर करते रहेंगे, जिनकी वजह से ये पैटर्न आ रहे हैं, ठीक है ना। एक गलती बार बार कर रहे हो आप अपने पास्ट को तो रिपेयर करते रहें अपने मेंटोर्स के साथ बैठकर, और दूसरी तरफ आप अपने भविष्य को प्रिपेयर करें, यानी कि फ्यूचर को प्रिपेयर करें और पास्ट को रिपेयर करें, और इसका मान करें, इसको फॉलो करें। जब आप जिन पलों में आप अपने पास्ट को रिपेयर कर रहे हैं और फ्यूचर को प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको एक कमिटमेंट के साथ इसको फॉलो कर रहे हैं, वही आपका पल गिफ्ट है, अदरवाइज वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब हम फ्यूचर को प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरह का हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो उसको लेना है, या भी सिर्फ मेंटल प्रिपरेशन? अभी नहीं। अभी विशाल को एक बहुत बड़ा काम करना है। वो है कि हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को ढूंढना शुरू करें कि आप इसे क्यों पूरा करेंगे, जो गोल्स आपने बनाए हैं। और वो है आपका व्हाई। हाउ से पहले हम व्हाई को लेते हैं NLP में। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। व्हाई का मतलब है, और व्हाई को ढूंढने के लिए और व्हाई को किल करने के लिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आगे बढ़ने के लिए। तो व्हाई में सबसे पहली चीज़ यह है कि अगर मेरे ये गोल्स पूरे हो गए, पैसे के, रिश्तों के, सेहत के, मकान के, कार के, जो भी है, तो मुझे आने वाले बेनिफिट्स या गेन्स क्या होंगे, इनकी लिस्ट मुझे बनानी होगी। और यहाँ पर 99 नहीं 100% लोग करीब, फिर भी हम एक्सेप्शन ले लेते हैं, 99.9% लोग यहाँ पर कंप्लीट फेल होते हैं। वह बहुत अच्छे ड्रीम बना लेते हैं, उनके पास कंप्लीट पोटेंशियल है, पर वहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। वो है कि अगर मेरे ये गोल्स पूरे हो जाएं तो मुझे आने वाले बेनिफिट क्या होंगे, और अगर पूरे नहीं हुए तो पेन्स क्या होंगे।
यहाँ पर एक गलती जो हम सबसे बड़ी करते हैं कि इन्हें बनाने में हम बहुत कम समय लगाते हैं। मैं कई बार अपनी वर्कशॉप में, आप देखेंगे, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि टेक एटलीस्ट 8 days अच्छा, to change your 2 generations and next 40 years. take Right? at least 8 days to change your 2 generations And and next 40 years. अगले 40 साल अपने बदलने हैं और अगली 2 जनरेशन बदल जानी है, क्योंकि आप जैसे ही बदल देंगे Right. 2 जनरेशन तो बदलेंगे मिनिमम। ठीक है ना, आपकी वैल्यूज तो आपके बच्चों के बच्चों तक जाती है, आपकी आई मीन जो भतीजा है भतीजी है उन तक भी जाएगी, उनके बच्चों तक भी जाएगी। Right. ये तो आप ही के सामने, ये तो रूल है। तो मैं उनसे कहता हूँ सिर्फ 8 दिन अपने लिए दे दो, और 8 दिन में सिर्फ 2-2, 3-3 घंटे आप ऐसी जगह चले जाओ कि 1 बोतल पानी लेके, चने के दाने, थोड़ा नाश्ता लेके बैठ जाओ छत के ऊपर, कोई टीवी नहीं, कोई, सिर्फ 3 घंटे। और पहले दिन आप लिखो कि अगर मेरे ये गोल्स पूरे हो गए तो कौन से वो बेनिफिट हैं। तो ऐसे में लोग क्या कहते हैं, सर मेरे बेनिफिट तो लो मैं बता देता हूँ। अगर मेरे पास पैसा आ जाए, आई विल बी हैप्पी, आई विल डू समथिंग। एक एक वर्ड को सुनते हैं ना जी जी, क्योंकि यही चीज समझ में आ चुकी है मेरे देखने वालों को। मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। आई विल डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, ओके। आई विल डू समथिंग फॉर माई पेरेंट्स, ओके। आई विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ओके। सर मैं कुछ बच्चों को किताबें फ्री बांटूंगा, ओके। सर एक बढ़िया सा मकान खरीदूंगा, ओके। सर इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ओके। मैं कहता हूं इनमें से एक भी पूरा नहीं करेंगे, आपकी हैप्पीनेस तो शाम को हैप्पी आवर्स में 2 पैर लगाकर भी आ जाएगी। ये रिप्लेसेबल है माय डियर फ्रेंड। आप किस बच्चे के लिए करेंगे कुछ पता नहीं है, कब करेंगे, अब नहीं हो तो अगले साल कर लेंगे। मैं आज आपको एक रूल बता रहा हूं सर, वो दिल पर आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं। आप कभी किसी मदर को देखें, आप, हम तो सब फैमिली के में, एक मदर है, उसका बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसका पैर मान लेते कटा हुआ है और ब्लड बह रहा है और वो रो रहा है। अब आप मदर से कहिएगा कि आप इस बच्चे को भूल जाओ ना, मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ, कैन शी फॉरगेट? नॉट एट ऑल, नहीं बोलेगी ना। बिल्कुल। आप उनसे कह रहे हो कि एक काम करते हैं ना, मैं आपको बढ़िया फ्यूचर में एक मकान दूंगा, इसे भूल जाओ, नहीं भूलेगी ना। सवाल ही नहीं। समझने की कोशिश करेगा। एक महीन धागा है जो सबके काम आता है। जब मैं लोगों को हील करता हूँ या काउंसलिंग देता हूँ, अभी मैं एक बड़े 1400-1500 करोड़ के आदमी को देकर आया हूँ, मैं और सचिन दोनों ही गए थे। मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ कि इस मदर को ये 10 लाख रुपए, ये फ्यूचर का मकान क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि इसके बच्चे के ठीक होने से जो इसे इमोशनल संतुष्टि मिलेगी वह नॉन रिप्लेसेबल है। उसे ना कोई शराब, ना कोई आपकी पार्टी, ना कोई सेलिब्रेशन, ना कोई रिवार्ड उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। बस वही इमोशन ही उसे रिप्लेस कर सकती है। जिस दिन आपको पैसे के लिए ऐसी कोई इमोशन आ गई, वो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो इस चेहरे को उदासी आ जाएगी, और उस चेहरे को पता भी नहीं कि तुम ऐसा सोच रहे हो, उस दिन आप इंटरनल वाई ढूंढ लेंगे। अदरवाइज ये सारे वर्ड यूजलेस हैं, क्योंकि ये तो रिप्लेसेबल है। आप कहते हैं कि मैं एक दिन दुनिया के लिए कुछ करूंगा, एक दिन करोगे, वो तो एक दिन कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिस दिन आपके पास वो इमोशन आ गई, तो जब मैं अपने विशाल से कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि बेटा बैठ जा तू मेरे साथ और ढूंढ कौन सी ऐसी चीज है। मुझे तो एक चीज चाहिए, एक वाई चाहिए जो तू अब पैसे वाला बनना चाहता है। वो वाई मैं चेक कर लूंगा, और उस वाई के बताते हुए जो तुम्हारी बॉडी मुझे संदेश देगी, ठीक है ना, जो आपका काइनेस्थीसिया ये फीलिंग देगी, जो आपका सांस चेहरा बताएगा, मैं उसे पढ़ लूंगा। अगर वो नहीं है तो यह रिप्लेसेबल है, यह तो रिप्लेसेबल है, ये नहीं मिला तो किसी और से देख लेंगे। मैं इसमें 1-2 मेरे क्वेश्चंस हैं। जब मैंने सोचना शुरू करा कि मेरे इमोशंस क्या हैं इसके पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई पता होना चाहिए। जब तक पीछे कारण नहीं होगा, पूंछ पे आग नहीं लगेगी, हम आगे चल नहीं पाएंगे। जनरली यही होता है, आई वुड अग्री कि मेजॉरिटी लोगों से, जब मैं अपनी आसपास लोगों से भी डिस्कस करता हूँ, तो इस तरह के वाई होते हैं जो रिप्लेसेबल होते हैं, जैसे आपने बोला। और इस साल पूरे नहीं भी हुए, अगले साल हुए तो कुछ घट नहीं रहा। बट ऐसा वाई ढूंढना जो इतना इमोशनली अलाइनिंग हो, इतना इमोशनली ट्रिगरिंग हो, जैसे आपने एग्जांपल दी कि वो चेहरे के हाव भाव बदल जाएं, आपके एक्सपीरियंस से कैसे वहाँ तक इंसान कोई पहुँचता है? क्योंकि जनरली सबकी ज़ुबान पे, जहन में यही वाई आते हैं, शायद इसीलिए वो मोटिवेटेड नहीं रहते। और अगर हम इस आंसर को यहाँ पे निकाल पाएँ, लोगों को हेल्प कर पाएँ
कि कैसे उस वाई तक पहुंचना है, तो शायद उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड खत्म हो जाएगी और एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी सबके लिए। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इसे एग्जाम्पल है 9th क्लास के एक बच्चे का जो द्वारका में रहता था। मुझे एक मेरे बीच के फ्रेंड ने बताया कि हमें उनके घर चलना है, वो मेरे फ्रेंड है, आपका इंतजार कर रहे हैं और हमें जाना ज़रूर होगा। मैंने कहा जी चलो। क्या करना है? बच्चे की काउंसलिंग करनी है। मैंने कहा सर मैं कर दूंगा जितना भी है, पर वो आपकी समझ में नहीं आएगी, मेरे और बच्चे के बीच में रहे कि आप चुप रहिएगा। वहाँ पर मैं गया, बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया था, 8वीं तक का टॉपर है लेकिन 9th में पढ़ना बंद कर दिया, दोस्तों में चला गया। और पेरेंट्स दुखी हैं कि वो एक सर्विस्ड पीपल हैं, सर्विसमैन है, सर्विस कपल है। मैंने कहा सर मुझे एक लंबा सा ड्राइंग रूम चाहिए जैसा अपना, ठीक है ना। मैंने कहा सोफे वोफे थोड़ा सा एक तरफ कर दो, मुझे वॉक करवाना है इसको। मैंने कहा बेटा आज कौन सा 9th में हो? अभी मैंने ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने ये नहीं कहा तुम कुछ बदलो, ये तो वही हो जाता है जो सारे पड़ोसी उसको बता रहे हैं। मैंने कहा बेटा आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, कौन से गोल हैं, खड़े हो जाओ, लंबा सांस लो, फ्यूचर देखो अपना। उन्होंने कहा आई एम ए बिग पर्सन। मैंने चेयर दे दी, मैं कंधे सीधे रखो, आंखें बंद रखो, मैं अपनी मदर को बहुत अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, और बताओ। मैं पापा को बहुत अच्छी, और बताओ। मैं दीदी के, और बताओ। मैं दादी के लिए, और बताओ। मैं दादा के लिए नाम पर ये कर रहा हूँ, और बताओ। मैंने कंधे सीधे किया, मैंने कहा बताओ, आगे चलते रहो और बताओ कि ये किस जगह पर कर रहे हो, कौन सा, कितनी उम्र करीब करीब हो गई है, ईयर। उसने रख गया, मैं यहाँ पर हूँ। मैंने कहा दूसरी चेयर लाओ भाई, दूसरी चेयर यहाँ पर। कितने बड़े हो चुके हैं? उन्होंने कहा मैं मिडिल 30 के आसपास, 40 के आसपास, जो भी बोला। यहाँ पर आपका ऑफिस कैसा है, उसका कलर क्या है, आपके चेहरे का कलर क्या है, आप वहाँ पर क्या दे रहे हो? उसने अचानक कहा मर्सिडीज टू माई मॉम। कलर क्या होगा? ब्लैक। नंबर क्या है? पता नहीं, मानो तुम्हें पता हो। 1। चाबी किस हाथ से दे रहे हो इससे? साड़ी कैसी है आपकी मदर की? सब कुछ परसीव करवा रहा हूँ। एंड अचानक ही स्टार्टेड क्राइंग, आई मीन पॉजिटिवली, बट ही स्टार्टेड चेंजिंग हिज मूड। और अचानक मैंने उसे वापस किया। मैंने वापस करते हुए फिर वहीं पर ले आया। मैंने कहा थिंक ऑफ दिस चाइल्ड, थिंक ऑफ दैट रिवार्ड, विल दिस चाइल्ड डू और नॉट? उसने कहा नहीं। डज ही वांट टू चेंज समथिंग, क्या इसे कुछ बदलना पड़ेगा? उसने कहा हाँ जी। मुझे नहीं पता, क्या इसे कुछ छोड़ना पड़ेगा? हाँ। इसे कुछ अपनाना पड़ेगा? हाँ। ये रिवार्ड देना चाहते हो, यस और नो? अभी मत मुझे बताओ। यस। एक बार फिर चलो, इन रिवार्ड को दोबारा जो, फिर वापस आओ ना। अब आप इमेजिन करो कि ये रिवार्ड आपके सामने, 10th में कितने मार्क्स आने चाहिए? एंड ही सेड 95+। हिज फादर लाफ्ड। मैं आप हंसेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे। बंदा ट्रांस में, उसने पता था कि ये तो फेल होने के चक्कर में, उसका तो सेमेस्टर, आई मीन एग्जाम खराब हो रहे। मन का 12th में मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहे हो? उसने IIT खड़गपुर। दे अगेन लाफ्ट। उसने कहा, मैंने कहा अगले 5 साल बाद अब यहाँ फिर आ जाओ। और इस जर्नी को मैंने करीब 30 से 40 बार करवाया होगा। मुझे 2-1 घंटे लगे होंगे। और मैंने कहा जी चलो, मेरा काम हो गया। पेरेंट्स ने कहा सर इसको ये तो बता दो कि सुबह उठा करे, पढ़ा करे और उनके साथ। मैंने कहा सर मेरा काम हो चुका है। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे बीच वाले फ्रेंड ने, यार क्या कर दिया उस दिन, वो तो मैजिक हो रहा है यार। उसने तो दोस्तों के सारे नंबर डिलीवरी कर दिए, वो जो नई नई फ्रेंड्स बनी थी उनको भी छोड़ दिया। अचानक मुझे 4 साल बाद दोबारा फ़ोन आता है। उन्होंने कहा कि सर उसके घर दोबारा चलना है, उनकी छोटी बहन को प्रॉब्लम आ गई है, वही दोस्ती वोस्ती की। मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि राम सर हमारा बेटा आपका फ़ैन है। मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ पर वो है कहाँ? दे सेड IIT खड़गपुर। वाओ। दिस इज़ द पावर। जब आप इमोशनल वाही ले लेते हैं, एक सीन, उसी सीन को मैंने पकड़ लिया, उसी सीन को मैंने पकड़ लिया। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है। आप उस आदमी को देखो कि किसके लिए कुछ कर रहे हो। अच्छा वो आदमी कौन होंगे? अच्छा उसको करो, बूढ़ा है कि जवान है, वो अगर उसका तुमने नहीं किया कैसे रो रहा होगा, कर दिया तो कैसे तुम्हें हक किया है, कैसे वो तुम्हारे लिए आंसू बहा रहा है, या तुम्हें हक कर रहा है, या तुम्हें टच कर रहा है। फील करो उस टच को, यहाँ पर फील करो। वो जो फीलिंग बनती है ना, इमेज, दैट इज़ वाई। ये वो वाई है। और नहीं कर पाओगे तो वो पेन कहाँ है? सर यहाँ आ रहा है। याद रखिएगा, ये प्लेजर और जितना भी पेन एंड गेन का सारा चक्कर है, यही सबसे बड़े मोटिवेशनल फैक्टर हैं। यही वो चीज़ है जिनके लिए आपका माइंड और आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी सारी सेंसेस को बंद कर देगा बाकी चीज़ों के लिए और खोल देगा इसके लिए। आपको अचानक वही ऐड याद आना शुरू हो जाएगा,
दिखाई देना शुरू हो जाएगा जो इसे पूरा करेगा, जो आप नहीं आए। क्योंकि आपकी आंखों के सामने, कानों के पास करोड़ों ट्रिगर हैं। चलो शाम को बैठते ना बार में, ये भी तो एक आवाज़ बहुत अट्रैक्टिव है ना, पर ये नहीं सुनाई देगी। अचानक ये कह गए यार लाइब्रेरी में एक अच्छी किताब आई, आप कहेंगे यार मेरे लिए लेकर आ जाओ एकदम से। क्यों? क्या? बिकॉज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन बातों को नहीं सुनेगा। यहाँ पर आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करने हैं। ये है दूसरा कारण जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गड़बड़ ये होती है कि इस वाई और पेन और गेन को हर आदमी ये कह देता, हर आदमी ऑलमोस्ट, कि यार इन्हें तो मैं जानता हूँ, आगे बताओ। बता दिया बस मैंने, ये तो लॉजिकल सत्संग हो गया। कभी आप करके देखेगा। मैं आज आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ सर, अभी कभी फिर बैठेंगे, मैं स्टेम सेल एक्टिवेशन को एनएलपी से मैंने पूरा पढ़ लिया है कि स्टेम सेल्स जो हमारे पास हैं वो कैसे हमें रिपेयर कर सकती हैं अगर हमारी बॉडी बिल्कुल ख़राब होने जा रही हो। मैंने अपने लिए किया इसको, ठीक है ना। जिस दिन आपकी बॉडी को वाई का पता चल जाता है कि जीना है, उस दिन वो लाइलाज बीमारी को विद इन आवर्स ठीक करना शुरू कर देता है, इंक्लूडिंग 4th स्टेज, वो बीमारी जिसका नाम से शुरू होता है, लोग डरते हैं। वाई तो ढूंढ लो, बेसिकली वाई इज मिसिंग। तो ये पहला काम है। इसके बाद और सेल्फ इमेज के बाद ही आपकी वाई आनी चाहिए, पहले नहीं। क्योंकि सेल्फ इमेज अगर नहीं बड़ी बनाई तो फिर आपका वाई वही रह जाएगा, छोटा का छोटा। अब हमें वाई अगर क्लियर हो गया, राइट, हम वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए हमने ड्रीम्स देखे, सेल्फ वर्थ इंप्रूव करी, हमने अपने पुरानी चीज़ों को रिप्लेस किया क्योंकि एक जगह एक ही चीज़ रह सकती है, और इंटरनल मोटिवेशन के लिए हमने वाई ढूंढा सो दैट हमें पता हो हमारे बेनिफिट्स एंड पेन क्या है। अब क्या करें? अब वाई नॉट ढूंढिएगा। वाई नॉट? ये वाई से भी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये बने बनाए वाई का सत्यानाश करने वाला पैटर्न है हमारा, जिसे आप लोगों में देखेंगे। कई बार लोगों के पास बहुत इम्पोर्टेंट गोल्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए, उन्हें पता होता है उनको अच्छी लाइफ चाहिए, और उनके पास, आपने ये भी देखा होगा, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है कि पीपल आर हैविंग सो मच नॉलेज, सो मच पोटेंशियल, पता है उनको, और वाई भी उनको क्लियर है, लेकिन उनके पास एक वाई नोट है। इसे हम अपनी एनएलपी में कहते हैं इकोलॉजी टेस्ट, इकोलॉजी इश्यू। आप ये समझिए कि कई बार हमारे पास सेल्फ सबोटाजियस पैटर्न पड़े होते हैं एंथनी रॉबिन्स के अनुसार, और वो है वाई नोट। और इसमें जो सवाल आपने वाई में करे थे, इसका जस्ट अपोजिट करना है। कि अगर उसमें हमने कहा था कि अगर मेरे पास पैसा आ गया, मैं विशाल हूँ, अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मेरे बेनिफिट्स ये हैं कि माई मदर वुड बी सेइंग वन डे, विशाल यू आर माई हीरो। बस ये वर्ड है मेरे लिए। समझ गए ना मेरी बात? और नहीं हुआ तो यार माँ कहेगी तो कुछ नहीं, पर उसके चेहरे पर वो भाव नहीं आएंगे जो मुझे चाहिए थे। बस ये पेन आ गया। अगला सवाल ये है कि इसका उल्टा ये है कि अगर मैं सफल हो गया तो व्हाट आर द पेन्स और डिस्कम्फर्ट दैट आई मे फेस। मुझे पुराने मित्र छोड़ने पड़ेंगे, पुराने तरीके छोड़ने पड़ेंगे, पुराने प्रिटेंशन, प्रिटेंड करता था चीज़ों को, वो छोड़नी पड़ेगी, पुराने तरीके बोलने के छोड़ने पड़ेंगे, पुराने पैटर्न छोड़ने पड़ेंगे, जल्दी हो सके उठना पड़े, फ्लाइट पकड़ने के लिए समय हो सके रात भर जागना पड़े। वो कई आदतें हैं जो मेरे पास हैं लतों की तरह, वे तो वैल्यू में नहीं आएंगी, वो छोड़नी पड़ेंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? और वो सबकॉन्शियस का सबसे बढ़िया बेनिफिट ले रखा आपने। तो सबकॉन्शियस को तो पहले आपने सबकॉन्शियस को सेल्फ सबोटाज में डाल दिया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस तो भी पूरा ही नहीं करा। इसे हम इकोलॉजी इशू कहते हैं। और इसका उल्टा भी है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो यहाँ कई बार लोग कहते हैं सर ऐसे भी कहीं होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर रहने में आपको कोई ना कोई मजा जरूर आ रहा है। ओके, आप कह रहे हो कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा, उसके पीछे कोई एक कंफर्ट, कोई एक मजा, कोई एक चीज छुपी हुई है, वो भी ढूंढनी जरूरी है। इस पार तुम हो मधु है प्रिय, उस पार न जाने क्या होगा। ये वाला तो लाइफ ठीक चल रही ना सर, ठीक है ना। जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम है वो झेल रहे हैं ना, तो उधर क्या करें, पता चला उधर और प्रॉब्लम आ गई। तो इसका मतलब है यू आर एंजॉइंग दैट हेल
आपने जो एक हेल का साइकिल बना रखा, यू आर एंजॉइंग इट ना, तो फिर आप उधर कैसे चले जाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि आपको इन पेन और प्लेजर्स को दोबारा देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं, कई बार लोग बीमारियों को, यह कभी आप वेलनेस की साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मैं तो बहुत पढ़ता रहता हूं, आप तो दूसरे फील्ड में हैं, फिर भी वेलनेस और माइंड के फील्ड में तो आप भी हैं। कई बार लोग इसलिए बीमार होते हैं कि उन्हें सिग्निफिकेंस मिलती है। हमारी 4 ह्यूमन नीड होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हम अपने पैटर्न्स को या उन पैटर्न्स के गुलाम हो जाते हैं। पहली ह्यूमन नीड है सर्टेनिटी, ठीक है ना, कि भाई यहाँ से मुझे प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। दूसरा पैटर्न है, इससे मुझे सिग्निफिकेंस मिल रहा है, कि बीमार पड़कर पत्नी अदरवाइज कहेगी जाओ ना काम करके लाओ, मैं नहीं सुनूंगी। अब मैं डिप्रेशन कह दूँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो बीबी भी चाय बना कर दे रही है, माता जी भी खुश रहती हैं, बच्चे भी काम पर लग गए हैं, तो मिल गया ना बेनिफिट। तीसरा है बीइंग लव्ड, और चौथा है न्यूनेस। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई ऐसा ह्यूमन नीड पूरी हो रही है कि आप गरीब हैं और उससे कोई ना कोई ह्यूमन नीड पूरी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं रिच होकर आपको उन लोगों में बैठना पड़े और उनसे अभी आपको एंजाइटी आ रही, सोशल एंजाइटी, तो आप बढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज योर माइंड डजंट वांट टू गिव यू द पेन जो फ्यूचर में आप देख रहे हो। तो आप इस इकोलॉजिकल इशू को रिजोल्व करें जल्दी से। मैंने ना ये चीज़ किताबों में बहुत पढ़ी है कि कुछ लोग सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहते इस रीज़न से कि कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट की वजह से, या यही जो आप कह रहे हो कि दे फियर सक्सेस। बट प्रैक्टिकली मैं रियल लाइफ में लोगों को नहीं मिला हु फियर सक्सेस। आपका एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कोई? नहीं, आप नहीं मिले हैं, पर फिर सिर्फ 1-2% ही लोग सक्सेसफुल क्यों हैं? हो सकता है जो अब तक हमने बातें करी वो रीज़न हो। हाँ, लेकिन इनमें आज से इन रीजंस को भी देखिएगा। जैसे ही उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो फिर रोक क्यों रहा है? आई मीन वो आगे बढ़ते क्यों नहीं है? या वो लोग बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर जाते हैं? जब आप उनसे कहते हो कि मेरी बात सुन लो यार, मेरा तजुर्बा इतना हो गया, मैंने 10-20 लाख लोगों को कर लिया, तुम ये कर लो, तो वो अगले पल पर डर क्यों रहा है? उसके लिए वह सिचुएशन याद रखिएगा। अगर आप इस लेवल पर मैं हूँ, ये मैं अब आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर राम वर्मा बोल रहा है, जैसे ही आप इस लेवल पर हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, जब तक इसको आप सबकॉन्शियसली बार बार बिलोंग नहीं करेंगे यहाँ पर रहकर, यहाँ पर पहुँचकर, तब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप ऐसे वर्ल्ड में पहुँच गए जिसको आप बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ पर आप कंफर्टेबल थे, यहाँ पर आप यहाँ पर पहुँच गए हो, अब आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए हैं, आपके लिए लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन सडनली आप देखते हैं कि मैं तो यहाँ को बिलोंग ही नहीं करता, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, इन लोगों के बीच में मुझे आना बैठना नहीं आता, इन लोगों के बीच में मुझे कॉफ़ी चाय सूप पीना नहीं आता, या इन लोगों के बीच में मेरी बातें सुनी नहीं जाएंगी, मैं आई डोंट बिलोंग टू दोज पीपल। आप ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है आप यहीं पर आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो जिम रोन का एक सेंटेंस है कि इफ़ समबडी गिव्स यू $1 मिलियन तो जल्दी से मिलियनर बन जाओ दिमाग से, वरना 4 महीने से लेकर और 1.5 साल के अंदर आप फिर जीरो पर आ जाएंगे। और कई बार आपने लोगों को देखा होगा, शायद इसीलिए मैक्सिमम लॉटरी विनर्स वापस आ जाते वहीं आ जाते हैं। तो कई बार हम जहाँ को बिलोंग करना चाहते हैं उसे गहराई तक दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, यह सबसे बड़ी गलती करते हैं। इवन यही हम हीलिंग में भी करते हैं कि अगर आप हेल्दी हो गए, ये बीमारी तुमने ठीक कर ली, डू यू थिंक उस सिचुएशन को आप रियली एंजॉय? हाँ सर क्यों नहीं, सभी करेंगे, ये आप कॉन्शियसली बोल रहे हैं। गो इन टू दैट टाइम, क्या हो रहा है उस समय? एंड सडनली सर दिल बैठ रहा है, वाइफ कह रही है अब घर पे क्यों बैठे हो? सर ये तो मुझे फिर वही वर्ल्ड फेस करना पड़ेगा, बॉस की सुननी पड़ेगी, कोई हाल तो क्या नहीं पूछ इनके रहा। लिए तैयार नहीं हो तुम? नहीं, चलो मैं तैयार कर देता हूँ, फिर उसकी ये एंग्जाइटी हटाई जाती है, देन ही इज रेडी। अदरवाइज आप यहाँ को बिलोंग ही नहीं करे और आपको यहाँ पर लॉटरी मिल गई, आप तो यहीं के यहीं आओगे और इतनी पूरे गेम्स खेलोगे, गेम्स पीपल प्ले इज द बुक, गेम इतने खेलोगे कि आप फिर वही हो जाएं। याद रखिएगा विशाल को इससे भी बचना है। सुपर इंसाइटफुल सर, बहुत मजा आया और रात के 1 बज गए हैं और आपको बहुत तंग किया, नहीं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ व्यूअर्स, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम। बहुत काम की चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसी कई चीज़ें थी, मैं कह रहा हूँ 10, 20, 30 मैं न्यूमेरिकली नहीं डाल पाऊंगा, कोई एक चीज़ भी लोग अपनी ज़िंदगी में उतार लेना तो उनकी लाइफ बदल सकती है। इतने सॉलिड आपने जो गोल्डन वर्ड्स दिए हैं, जो ब्लूप्रिंट दिया है, उस ब्लूप्रिंट के अंदर हमने जितने स्टेप्स डिस्कस करे हैं,
एक स्टेप पावर रखता है लाइफ बदलने की, और अगर कोई पूरा ब्लूप्रिंट फॉलो करे, विशाल और विशाल जैसे जो जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी विशाल हो जाएगी। आई एम श्योर आपने भी ये फील किया होगा कि कितनी डेप्थ थी इस पॉडकास्ट में, कितनी नॉलेज थी इस पॉडकास्ट में, कितनी स्ट्रैटेजीज, हैक्स और एक्सरसाइजेज थी। टॉप लर्निंग क्या रही आपकी? क्या है जो एकदम अल्टीमेट आपको लगा? वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, सो दैट हम एक दूसरे की टॉप लर्निंग्स पढ़ें, एक दूसरे की टॉप लर्निंग से सीखें और हम सबके लिए एक रिवीजन बन जाए। पिछले 14 साल से मेरी हर वीडियो, हर बुक, हर पॉडकास्ट की एक ही कोशिश है कि आपकी लाइफ इंप्रूव करे, आपको पर्सनल ग्रोथ मिले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।